आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन सब इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बताते हैं, पर कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ये कोई नहीं बताता। लेकिन आज खुद स्टॉक्स आपको बताएगा कि आपको अपने पैसों को कौन से स्टॉक्स में लगाना है ताकि आपका पैसा ग्रो करे, और वो भी ऐसा स्टॉक्स जो आपके घर पर ही मौजूद हैं। क्यों चौंक गए क्या? आप खुद ही अपने सबसे खास दोस्त पैसे को स्टॉक से बात करते सुन लीजिए। स्टॉक्स और पैसा एक दूसरे से बात करते हुए स्टॉक्स कहता है, क्या बात है दोस्त, इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं यार, आजकल की महंगाई और इन्फ्लेशन से मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि बस पूछ मत। तो तू इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है? यार मैं करता तो हूं, पर पता नहीं क्यों कोई फायदा ही नहीं होता है। कई बार तो लगता है कि मुझे सही जगह इन्वेस्ट करना आता ही नहीं है। ओह, अच्छा, उदास मत हो। वो देख देख कैसे वो आदमी इंटरनेट पर कुकू एफएम को सुनकर नई बातें सीख रहा है और खुश हो रहा है। और देख कैसे एक और आदमी अपनी टियागो को धोकर कितना चमका रहा है। अरे तू ये क्या बातें करने लगा अचानक से? अभी तो तू इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा था और अब ये अचानक से टियागो की चर्चा करने लग गया। अच्छा चल समझाता हूं कि मैंने अभी क्या किया। ये बता कि ये इंटरनेट जो अधिकतर जियो सिम से चलता है, तो इस जियो सिम और टियागो की पेरेंट कंपनी कौन है? जियो रिलायंस का है और टियागो टाटा की है। पर ये सब बातें तू कर क्यों रहा है? अब मैं जो बातें बोलूं उसे ध्यान से सुनना। तू इतना तो मानता है कि तुझे इन कंपनियों के बारे में काफी कुछ पता है, और ये भी पता है कि ये दोनों कंपनियां बहुत बड़ी हैं। तो ये सोच कि जब तू इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीद सकता है, तो क्या इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है? समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं? मतलब तू ये कह रहा है कि जिन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को मैं डेली खरीदता हूं, क्यों नहीं उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करूं? बिल्कुल, यही तो कह रहा हूं मैं। हाँ यार, ये तो कमाल का आइडिया है। मैंने तो सच में कभी सोचा ही नहीं था कि जिन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को मैं खरीदता हूं उन्हीं में इन्वेस्ट करूं। इससे तो मुझे फायदा ही फायदा होगा। एक तो मैं उसी कंपनी के स्टॉक्स लूंगा जिसके प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूं, जिससे मैं डायरेक्टली अपनी ही इन्वेस्टेड कंपनी को सपोर्ट कर रहा हूं, और दूसरा, ये सभी कंपनियां हैं बहुत बड़ी और काफी स्टेबल भी। यानी इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से मुझे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी मिलेगा। शाबाश, अब तो पूरा समझ गया है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे पैसा और स्टॉक्स एक दूसरे से इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। पर बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने की नहीं है, बात है सही जगह इन्वेस्ट करने की। बात है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जो आपको लंबे टाइम तक रिटर्न दें। तो इसलिए यह जरूरी है आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाए। पर अब बात यह आती है कि ऐसे स्टॉक्स हैं कौन से? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे अंकित सिद्धू और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। दोस्तों, पैसा कमाना कौन नहीं चाहता है, खासतौर पर तब जब पैसा आपके घर में ही छुपा है, मतलब आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स में। पर जैसा कि आपने देखा कि पैसे को भी नहीं पता है कि वो किधर इन्वेस्ट कर सकता है, इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मनपसंद प्रॉफिट ले सकते हैं। पर उससे पहले आपको ये समझना है कि ये पैसा है किसका। तो दोस्तों, ये पैसा आपका पैसा है। ये आपका पैसा है जो खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। ये आपका पैसा है जो खुद को खाली नहीं रखना चाहता है, कहीं काम करना चाहता है, और सच में ऐसा होना भी चाहिए। उसे कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होना चाहिए ही चाहिए। बस दिक्कत यह है कि कहां पर। इसलिए उसका दोस्त यानी आपके पैसे का दोस्त स्टॉक्स ये आइडिया देता है कि वो वहां पर इन्वेस्ट करें जिसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को वो रोज खरीदता है। यानी अगर आप किसी कंपनी का साबुन खरीदते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करें, अगर कोई बैंक की सर्विस यूज करते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करें, और बस ऐसे ही अपनी ही डेली लाइफ की कंपनियों से पैसा बनाते जाएं। क्यों?
है ना कमाल का सजेशन। लेकिन ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, कैसे उन्हें पहचानेंगे, कौन सी बातें जाननी जरूरी हैं? यही सब बातें जानने के लिए जरूरी है कि आप आगे के एपिसोड सुने, जहां पर आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि स्टॉक्स ने अब तक कैसा परफॉर्म किया है, बल्कि ये भी जानेंगे कि आगे कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपको आपका मनपसंद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आपके अपने कुकू एफएम के साथ एक नया सफर, एक नई कहानी, और बनाते हैं प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। और साथ ही ये जानते हैं क्या ओपिनियन रहता है आपके पैसे और स्टॉक्स का। दोस्तों, हर कोई अपने लिए बेस्ट स्टॉक ढूंढना चाहता है, पर ढूंढ नहीं पाता। कारण है एक सही प्लेटफॉर्म का न मिल पाना। पर क्या कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो आपको हर शेयर के बारे में वो सब कुछ बता दे जो आप जानना चाहते हैं, और वो भी बस कुछ ही पलों में? तो जी हाँ, है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, और वो भी इतना इजी टू यूज कि उसे हर कोई यूज कर सकता है। पर उसका नाम क्या है? बस यही जानने के लिए आपको सुनना होगा अगला एपिसोड। ये तो सबको पता है कि एक बढ़िया स्टॉक को ढूंढना कितना जरूरी होता है, लेकिन जितना जरूरी एक बढ़िया स्टॉक को ढूंढना है, उतना ही जरूरी है ये ढूंढना कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है। ओह, ये तो बड़ी घुमावदार बात निकली। असल में इसका मतलब यह है कि स्टॉक्स को ढूंढने से पहले आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए जहां पर आप एक स्टॉक के बारे में बिना हिचक, बिना किसी प्रॉब्लम के, पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ सब कुछ ढूंढ लें, जिससे आपको अपना पसंदीदा स्टॉक्स मिल जाए। अब इसके लिए वैसे तो कई प्लेटफॉर्म्स हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स हैं जिसे लगभग हर इन्वेस्टर बहुत पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल, मनी कंट्रोल, investing.com और screener.in। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप एक बार जाएं तो बिल्कुल खो जाएं। कारण है ये बहुत डिटेल में बहुत सारे डेटा आपको एक स्टॉक के बारे में बताते हैं, इसीलिए हर इन्वेस्टर इनको जरूर देखता है इन्वेस्ट करने के लिए। यहां पर आप स्टॉक से जुड़ी हजारों बातें, एनालिसिस और चार्ट्स देख सकते हैं। अब इन्हीं में से एक है screener.in। ये प्यारी सी वेबसाइट आपके बहुत काम आ सकती है। और ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टॉक्स की आगे बातें की जाएंगी, उन सभी को एक्सप्लेन करने में इसका हर बार यूज हुआ है। पर screener.in में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है? या फिर इसमें ऐसा क्या है कि बाकी प्लेटफॉर्म्स के होने के बावजूद ये आपके बहुत काम आ सकता है? तो पहले ये समझते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो screener.in को बाकियों से बेहतर बनाती हैं। इसके बाद जानेंगे कि कैसे आप इसे किसी स्टॉक के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्या है screener.in? screener.in एक फाइनेंशियल और स्टॉक डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को देख सकते हैं, पीयर कंपैरिजन देख सकते हैं, और आपको प्रॉफिट लॉस जैसे कई तरह के डेटा मिल जाएंगे। और वो डेटा जो खासतौर पर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को समझने में आपके काम आएगा, यानी कि ईयरली ग्रोथ, वो आपके सिर्फ एक क्लिक पर ही मिल जाएगी। इन सभी के बारे में और डिटेल में बातें बस कुछ ही देर में करेंगे। तो दोस्तों, है ना ये एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म? आपको सिर्फ एक ही जगह लगभग वो सभी बातें मालूम पड़ जाएंगी जो आपके लिए जरूरी हैं। इसके अलावा screener.in की खास बात यह है कि ये अपने डेटा में एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखता है। तो आप अगर किसी भी कंपनी के बारे में एक बेस्ट रिपोर्ट चाहते हैं जो आपसे कुछ भी ना छुपाए, तो screener.in इसके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। लेकिन एक और बात जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, वो ये कि अक्सर जो चीज बेस्ट होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिससे लोग उसे चाहकर भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलता है? लेकिन अगर ऐसा है तो ये मायने भी क्यों रखता है? असल में ये एक प्रैक्टिकल बात है कि जो चीज बहुत अच्छी होते हुए भी अगर मुश्किल हो तो लोग उसे अवॉइड ही करेंगे। शायद आप इस बात से पूरी तरह सहमत ना हो, तो क्यों ना इस एक आर्गुमेंट को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हुए समझते हैं। आप लोग स्मार्टफोन तो यूज करते ही होंगे, है ना?
शायद आप सोच रहे हो कि भला ये कैसा क्वेश्चन हुआ, भला कौन आज के टाइम में स्मार्टफोन यूज नहीं करता है। अच्छा चलिए, मान लिया कि हर कोई इसे यूज करता है, पर कौन से काम के लिए? बात करने के लिए, इंटरनेट यूज करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, यहाँ तक बिजनेस या स्टॉक्स खरीदने के लिए भी। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें फोटोज खींचने का बहुत शौक होता है, तो उसके लिए भी वो स्मार्टफोन ही यूज करते हैं। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक प्रोफेशनल कैमरा और एक महंगे फोन में कौन बेहतर फोटो खींचेगा, तो आप क्या बोलेंगे? अब ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कारण ये है कि लोग चाहते तो होंगे एक प्रोफेशनल कैमरा से फोटो खींचना, क्योंकि उसमें जो फोटोज की क्वालिटी आएगी वो आपके स्मार्टफोन से बिल्कुल भी नहीं आएगी। पर फिर भी आप अधिकतर फोटोज को खींचने के लिए फोन को ही यूज करेंगे। कारण बहुत सिंपल है, फोन हमेशा आपके पास होता है, प्रोफेशनल कैमरे के मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है, और सबसे बड़ी बात, इसे हर कोई आसानी से एक्सेस और यूज कर सकता है। क्योंकि एक प्रोफेशनल कैमरे को अलग से कैरी करना और भार उठाना हर कोई पसंद नहीं करता है। तो इसलिए जब आप Screener.in यूज कर रहे होंगे तो आपको ऐसा डर रखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये कि जो चीज Screener.in को बेस्ट बनाती है वो ये है कि ये एनालिसिस में बेस्ट होने के साथ साथ यूज करने में भी बेस्ट है, क्योंकि आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज सिर्फ एक क्लिक के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी कंपनी का PE या प्राइस टू बुक रेशो देखना है, या फिर सिंपली मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है, तो ये सभी ऑप्शंस आपके सामने ही मौजूद होते हैं, जिसे आप सिर्फ एक क्लिक और पेज को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके पास ये चॉइसेस हैं कि आप कितने टाइम पीरियड का डेटा देखना चाहते हैं, 1 महीना, 1 साल, 5 साल या 10 साल। इसके अलावा आप तरह तरह की एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आप एक कंपनी को उसके जैसे कई कंपनीज के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आप सिर्फ उस कंपनी का ही परफॉर्मेंस नहीं बल्कि दूसरी कई कंपनियों के साथ परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, वो भी अपनी मनचाहे टाइम पीरियड में। ये इसलिए आपके बहुत काम का है, क्योंकि इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपकी सेलेक्ट की गई कंपनी लंबे टाइम के लिए बेहतर है या आपको किसी और कंपनी पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं, कैश फ्लो देख सकते हैं, कई तरह के चार्ट्स देख सकते हैं। उफ, न जाने और क्या क्या है जो आप वहां पर देख सकते हैं। कम शब्दों में बोला जाए तो आप जिस कंपनी और स्टॉक की जानकारी लेना चाहते हैं वो आप यहां पर अच्छे से ले सकते हैं। अब भले ही वो कंपनी आपकी डेली लाइफ की कंपनी हो, यानी रिलायंस जियो और टाटा टियागो, या फिर कोई ऐसी कंपनी जो आपने कभी सुनी ही ना हो। वैसे अगर डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स की बात हो ही रही है, तो क्यों ना Screener.in को समझने के लिए एक डेली लाइफ की दुकान का ही एग्जाम्पल लिया जाए, यानी किराने की दुकान। अब कौन सा भारतीय होगा जो मार्केट में जाए और किराने की दुकान पर ना जाए? ये दुकानें ऐसी होती हैं कि आपको जो भी घर का राशन पानी चाहिए होता है, आप यहाँ पर जाते हैं और एक सही दाम पर लेकर वापस आ जाते हैं। मजेदार बात यह है कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप खाली हाथ घर पर बिल्कुल नहीं आएंगे, उल्टा अक्सर 1-2 सामान एक्स्ट्रा ही लेकर आते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही आप Screener.in में करेंगे। जब आप इस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे अपना कोई भी मनपसंद स्टॉक या कंपनी देखने के लिए, तो आप यहाँ पर एक स्टॉक को देखने के साथ साथ कई और स्टॉक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी गए तो थे एक स्टॉक के लिए, पर जानकारी मिल रही है कई और स्टॉक्स की। तो है ना ये कमाल? यार, ये Screener.in तो बड़े कमाल का प्लेटफॉर्म है। यानी मैं जिसके बारे में चाहूं उसके बारे में इसमें सर्च कर सकता हूं। बिल्कुल, और सुना नहीं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी पैसा भी मत लगाओ और पैसा भी कमा लो। हाँ यार, ये है तो बहुत काम की चीज। पर एक बात बता, मुझे Screener.in पर ये तो पता चल जाएगा कि एक स्टॉक के बारे में क्या क्या देखना है, पर देखना किसके बारे में है ये कैसे पता चलेगा? हाँ, तो उसके लिए अब तुझे अगला एपिसोड सुनना होगा। दोस्तों, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन से स्टॉक्स उनके लिए बेस्ट रहेंगे और क्यों।
पर बात यही खत्म नहीं होती। सवाल तो ये भी आता है कि इनमें से कौन सा स्टॉक आपके लिए एक लॉन्ग टर्म, बिना ज्यादा रिस्क के और बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक स्टॉक है जिस पर सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी पूरा ट्रस्ट करते हैं। अब ये किसकी बात की जा रही है, जानते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, बीते कई सालों में भारत और भारतीय मार्केट ने बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाई है, जिसके बारे में IMF और वर्ल्ड बैंक भी लगातार बोलते आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ भारत ही नहीं, कई भारतीय या भारतीय मूल के लोगों ने भी ऐसे ही कई कारनामे किए हैं। इन्हीं लोगों में से एक का नाम ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ने सिर्फ पूरी दुनिया को भारतीय मूल के लोगों की काबिलियत ही नहीं दिखाई, बल्कि भारत का भी सर गर्व से ऊंचा कर दिया। कारण ऋषि सुनक साल 2022 अक्टूबर में यूनाइटेड किंगडम के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ कलर बने, यानी एक ऐसा पर्सन जो वहां के आम लोगों से अलग स्किन कलर रखता है। पर भारत को इसमें गर्व क्यों हो रहा है? क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय तो नहीं है, तो भारत का इसमें क्या रोल है? तो इसका कारण यह है कि भले ही ऋषि सुनक का जन्म ईस्ट अफ्रीका में हुआ है और वो भारतीय नहीं है, पर हैं तो भारतीय मूल के ही। इसके अलावा वो अपने कल्चर को पूरे गर्व से फॉलो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जब ऋषि सुनक काफी समय पहले पार्लियामेंट में ओथ ले रहे थे, तो उन्होंने गीता पर हाथ रखकर ओथ ली थी। साथ ही में ऋषि सुनक उस देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिसने 70 साल पहले तक भारत पर राज किया था। पर ये सब बातें तो आपको भी पता होंगी, तो अभी इन बातों का यहाँ पर अभी क्यों जिक्र किया जा रहा है? असल में आपको ये जानना जरूरी है कि ऋषि सुनक की ही तरह उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी बहुत स्पेशल हैं। असल में अक्षता के जो पिता हैं वो हैं NR नारायण मूर्ति, जो भारत के बिलियनियर बिजनेसमैन हैं और इन्फोसिस के फाउंडर हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि इन्फोसिस का भारत के IT सेक्टर में कितना बड़ा नाम है। अगर नहीं पता है तो बता दिया जाए कि भारत में नारायण मूर्ति का इतना बड़ा नाम है कि इन्हें भारत के IT सेक्टर का पिता भी बोला जाता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना मायने रखते हैं भारत के लिए। पर इन्फोसिस में ऐसा क्या है? आखिर इन्फोसिस का देश में इतने मायने क्यों हैं और इससे आपको क्या फायदा है? इन्फोसिस, जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, एक लार्ज कैप कंपनी है और दुनिया में मार्केट कैप के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। ये कंपनी दुनिया में 50 से भी ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भारत के मार्केट में इस कंपनी का बोलबाला है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी और इम्पोर्टेंट कंपनी में से एक है, जो लगभग 30 सालों से भारतीय स्टॉक मार्केट में अपने पैर जमाए हुए है। पर ये तो इसका इतिहास हुआ, और किसी भी स्टॉक के लिए उसके इतिहास के साथ साथ उसका भविष्य भी मायने रखता है। तो इन्फोसिस का भविष्य क्या कहता है? और अगर आप भी इन्फोसिस को लेना चाहते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या इसे लेना सही होगा? यही जानने के लिए आइए इससे जुड़े कुछ और बातें और कुछ डेटा देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फोसिस क्या कर रहा है जो ये बताए कि फ्यूचर में भी ये ग्रो करता रहेगा। इन्फोसिस उन कंपनियों में से है जिसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, कई बड़े बड़े क्लाइंट्स बनाए हैं और उनसे रिलेशंस मेंटेन किए हैं। साथ ही साथ में ये अपने आप को मार्केट में साल दर साल एक्सपेंड करता जा रहा है। जैसा कि आपको बताया गया है कि इन्फोसिस कई देशों में है, और ये देश कोई छोटे देश भी नहीं है। ये हैं कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, UAE जैसे बड़े बड़े देश। इसके अलावा ये कई ऐसे सेक्टर्स पर काम कर रही है जो सस्टेन्ड जॉब देते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजों पर काम करते हैं। अब अगर आपको पता नहीं है कि ये बात क्यों मायने रखती है, तो आपको बता दिया जाए कि ये चीज बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि जब कंपनी ही ऐसी फील्ड में काम करेगी जो लंबे समय तक चले, तो खुद कंपनी उसके सहारे लंबे समय तक दौड़ पाएगी। इसीलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्फोसिस एक बढ़िया कंपनी है जो अब तक बहुत बेहतरीन परफॉर्म करती आई है। पर क्या आगे भी ऐसा होता रहेगा? तो अब वक्त आ गया है कुछ डेटा देखने का। दोस्तों, जैसा कि पहले ही बताया गया था,
screener.in का जिक्र करते वक्त कि कैसे ये आपको हर स्टॉक्स में कुछ बातें बताएगा। तो बस अब इसे यूज करने का वक्त आ गया है। आइए screener.in को यूज करते हुए इन्फोसिस के चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो अगर आप screener.in में पिछले 10 साल का चार्ट देखते हैं तो इसमें दिखता है कि जहां पर साल 2013-14 में इन्फोसिस के स्टॉक्स सिर्फ 300 से 400 रुपए की रेंज में होते थे, यही अब 1200 से 1300 रुपए तक के हो गए हैं, जो कि एक बढ़िया ग्रोथ है। हालांकि अगर आप यही टाइम पीरियड को चेंज कर देते हैं और कुछ महीनों का ही डेटा देखते हैं तो आपको दिखेगा कि फिलहाल ये स्टॉक्स थोड़े कमजोर हुए हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले ये 1800 रुपए तक पहुंच गए थे। लेकिन यही तो आपको समझना है कि अभी इसका रेट कम है, इसीलिए ये एक परफेक्ट टाइम है इसे खरीदने का, क्योंकि अगर ये 1800 रुपए एक बार जा चुका है तो इतना तो है कि दोबारा भी ये इस पर जा सकता है। इसीलिए अगर आप इसे अभी खरीद लेते हैं तो हो सकता है कि आगे 10 सालों बाद आपको भी ऐसी ही ग्रोथ देखने को मिले। इससे जुड़ी हुई एक बात वॉरेन बुफे ने भी बोली है। उन्होंने ये बोला है कि स्टॉक मार्केट उन लोगों से भरा हुआ है जिन्हें प्राइसेस सभी चीजों का पता है, पर उनकी वैल्यू किसी की भी नहीं पता है। अब ये बहुत ही प्यारी बात है, जिसका मतलब ऐसे ही समझ नहीं आएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेना होगा। क्यों ना इसे इन्फोसिस के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो बुफे का मतलब यह है कि अगर आप इन्फोसिस के स्टॉक्स लेते हैं तो उसके तो प्राइस तो देख सकते हैं, पर इन स्टॉक से बदले में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, यानी कि इनकी असली वैल्यू क्या निकल कर आएगी, उसे आप अभी नहीं देख सकते हैं। इसकी सही वैल्यू तो आपको तभी पता चलेगी जब कई साल बीत जाएंगे। इसलिए ये जानने के लिए जरूरी है कि आप इसके स्टॉक्स लें, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप फिर पछताते रह जाएं बाद में इसके प्राइसेस बढ़ने पर। अब आगे बढ़ें, उससे पहले आपको एक और जरूरी बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स लेते हैं तो आपको इससे प्रॉफिट होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इसे लिया ही लॉन्ग टर्म के लिए है, तो बेचेंगे ही कई सालों बाद तो प्रॉफिट भी कई सालों बाद ही आएगा। तो यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स लेने में फायदा होता है जो आपको एक अलग तरह का रिवॉर्ड दे, और वो डिविडेंड जो समय समय पर कई कंपनियां निकालती रहती हैं। तो क्या इन्फोसिस आपको ऐसा ही कोई रिवॉर्ड देता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इन्फोसिस आपको 4% की डिविडेंड यील्ड देता है, यानी आप जितने भी वैल्यू के शेयर्स रखते हैं उसका 4% आपको ये डिविडेंड के तौर पर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप इसके ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स खरीदें। पर जब इसकी वैल्यू अभी है ही कम, तो क्या इसे अभी खरीदना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल। वैसे भी आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फोसिस की वैल्यू अभी कम है और हो सकता है कि जल्दी ग्रो भी नहीं करे। पर आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट धीरज का काम होता है, और अभी बात ही लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की हो रही है, तो यहाँ पर वक्त तो ज्यादा लगेगा ही। इसीलिए ऐसी एक कंपनी जिसका इतना बड़ा कैपिटलाइजेशन है, इतने देशों में है और इतने नए नए फील्ड्स में काम कर रही है, अगर आपको रिटर्न देने में टाइम लेती है तो शायद ये सौदा भी बुरा नहीं है दोस्तों। यार, ये इन्फोसिस तो बहुत अच्छी कंपनी है। देखो, 10 सालों में 200% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है इसने। हाँ यार, पर इतने में कोई अंबानी की तरह अमीर तो नहीं बन सकता है। अगर अंबानी की तरह अमीर बनना है तो अंबानी की ही कंपनी में इन्वेस्ट भी करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। तो चल अगले एपिसोड की तरफ, अभी सब समझ आ जाएगा। दोस्तों, ये तो सबको पता है कि कैसे भारत के लोग धीरे धीरे इन्वेस्टिंग की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर रहे हैं, पर ये हर कोई भूल जाता है कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब भारत में इतनी अपॉर्चुनिटीज या बोला जाए कि स्टॉक्स अवेलेबल हैं। जैसे कि इस देश की ऐसी 2 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज जो सिर्फ लाखों लोगों को रोजगार ही नहीं बल्कि इन्वेस्ट करने के अवसर भी देती हैं। अब ये कौन सी 2 इंडस्ट्रीज हैं, जानते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं दोस्तों के साथ गए हों और किसी ने आपको या आपने किसी को मजाक मजाक में अंबानी कहा हो? हुआ तो होगा ही। आखिर आजकल के टाइम में लोग किसी को भी अमीर बोलना चाहते हैं तो अगर कुबेर नहीं तो अंबानी तो जरूर बोलते ही हैं। पर सवाल आता है कि क्यों? अंबानी ही क्यों?
असल में इसका कारण सिंपली ये है कि अंबानी, खासतौर पर मुकेश अंबानी, इस देश के और एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और सिर्फ एशिया ही क्यों, साल 2007 में मुकेश अंबानी दुनिया के भी सबसे अमीर आदमी बन गए थे। इसलिए भारत में अमीर होने के एग्जाम्पल के तौर पर उनका नाम यूज करना बहुत ही स्वाभाविक बात है। पर अब सवाल यह आता है कि अंबानी ने ऐसा क्या किया है कि उनकी नेटवर्थ आज 89 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी है। तो इसका जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी कि इसमें सिर्फ एक ही कंपनी नहीं बल्कि कई कंपनियां आती हैं जो अपने अपने एरिया में बहुत सक्सेसफुल हैं और लार्ज कैप रखती हैं, जैसे रिलायंस जियो, रिलायंस पेट्रोल पंप, रिलायंस रिफाइनरी एटसेट्रा। इन कंपनियों की खास बात यह है कि ये सिर्फ 2.25 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देती हैं, बल्कि पूरे देश में हर नागरिक को इन्वेस्ट करने का एक बढ़िया अवसर भी देती हैं। और अगर आप भी चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कंपनी या स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए उस पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए चाहे ये कंपनी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी है कि आप इससे जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातों को जान लें। तो फिर से आपके अपने फेवरेट screener.in को यूज करते हैं और 10 साल का डेटा देखते हैं। पर इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप जरा सावधान हो जाइए कि कहीं आपका दिल ना टूट जाए। अब भला मैं ऐसा क्यों बोले जा रहा हूं? अब बात दरअसल ये है कि जो स्टॉक 10 साल पहले करीब 400 रुपए का था, अब वही स्टॉक 2500 रुपए तक का हो चुका है। और ये कोई छोटा ग्रोथ नहीं है दोस्तों, ये 600% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। यानी अगर आपने भी 10 साल पहले 4000 रुपए लगाकर 10 स्टॉक्स भी खरीद लिए होते तो आज आपके पास 25,000 रुपए की वैल्यू के स्टॉक्स होते। तो चूक गए ना आप एक कमाल के प्रॉफिट से। पर आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौका अभी भी आपके हाथ से गया नहीं है। अभी भी कई बड़ी ग्लोबल फर्म्स जैसे जेफरीज, जो कि न्यूयॉर्क यूएस में स्थित एक फर्म है, बहुत पॉजिटिव है रिलायंस की ग्रोथ को लेकर। इतना ही नहीं, ये खुद इसमें इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी का टाइम आपके लिए परफेक्ट हो सकता है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके अनुसार पिछले 1 साल से रिलायंस इंडस्ट्रीज अंडर परफॉर्म कर रही है। और अगर ऐसा है तो आगे जाकर चांस है कि ये स्टॉक्स उठेगा। और सच बात तो ये है, जब लाखों लोगों का विश्वास इस इंडस्ट्री पर जुड़ा हुआ है और लगभग हर फील्ड में ये इन्वॉल्व है, तो कैसे ये स्टॉक सिर्फ एक ही जगह पर रुक सकता है? इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी सबसे बढ़िया चॉइसेस में से एक हो सकता है। पर सबसे बढ़िया चॉइसेस में से एक क्यों? सबसे बढ़िया चॉइस ही क्यों नहीं? असल में एक और इंडस्ट्री है जिसे देश का कोई भी नागरिक नहीं भूल सकता है। और सिर्फ इंडस्ट्री को ही क्यों, इसके चेयरमैन को भी पूरा देश बहुत प्यार करता है। बात हो रही है टाटा सन्स की और इसके फॉर्मर चेयरमैन रतन टाटा की। रतन टाटा भले ही अब चेयरमैन ना हो, पर लोगों का प्यार और सम्मान आज भी उन्हें मिलता रहता है। कारण है उनका विजन और एटीट्यूड। इसे एक रियल लाइफ इंसिडेंट से समझते हैं कि आखिर क्या किया है रतन टाटा ने। रतन टाटा एक बहुत कामयाब लीडर और बहुत अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उन्होंने सिर्फ टाटा इंडस्ट्रीज को नए मुकाम पर ही नहीं पहुंचाया, बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कई बड़े बड़े चैरिटी हॉस्पिटल्स खोले हैं, जहां पर कई बड़े डॉक्टर्स काम करते हैं और गरीब और मिडिल क्लास आदमी दोनों का बढ़िया इलाज करते हैं। जैसे ऐसे 10 से भी ज्यादा कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से 7 तो आपको असम में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा जब 26 नवंबर 2008 में मुंबई के ताज होटल में पाकिस्तान से 10 आतंकवादियों ने हमला किया था, तो रतन टाटा खुद होटल का जायजा लेने और उसमें काम कर रहे लोगों से पर्सनली मिलने गए थे। साथ ही में उन्होंने उन मरे हुए लोगों का अपने होटल में मेमोरियल बनाया और दिखाया कि कैसे वो हार नहीं मानने वाले हैं। इस बात को साबित करते हुए उन्होंने जल्दी ही अपने होटल को फिर से और पहले से भी बेहतर तरीके से आलीशान बना दिया। तो ऐसे में कैसे लोग रतन टाटा और उनके द्वारा खड़ी की गई इंडस्ट्रीज में ट्रस्ट नहीं करेंगे? तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि टाटा नाम बहुत ट्रस्टेबल है।
पर सवाल यह है कि टाटा ग्रुप में वो कौन सी कंपनी है जो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि टाटा ग्रुप में कई कंपनीज आती हैं, तो आपके लिए कहां पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो यहां पर आपके लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी TCS एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्या बेसिस है इसका, जरा वो भी जान लेते हैं। ये कंपनी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह 10 साल का अच्छा डेटा दिखा रही है। अच्छा से मतलब है 300% तक का ग्रोथ, यानी जहां पर इसका एक स्टॉक 2013 में 700 से 800 रुपए तक का था, अब 3222 रुपए तक का हो गया है, जो कि कुछ महीनों पहले ही करीब 4000 रुपए तक जा रहा था। इसके अलावा एक और बात है जो इसे बाकी कई बड़ी कंपनियों से आगे खड़ा करती है, वो है इसका डेप्ट। जैसा कि आपको पता है कि एक कंपनी का डेप्ट में होना उसे उसके इन्वेस्टर्स से थोड़ा दूर कर देता है, तो ये कंपनी पूरी तरह से डेप्ट फ्री है, यानी 0% डेप्ट। इसका मतलब यह है कि इसमें इन्वेस्ट किया गया पूरा पैसा पूरी तरह से इसकी ग्रोथ में ही जाएगा, जो कि इसके इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इसका डिविडेंड यील्ड 3.6% है, यानी आपके पास जितने भी स्टॉक्स होंगे उसका 3.6% आपको डिविडेंड के तौर पर मिलेगा। इसलिए TCS आपके लिए एक अच्छा अवसर है इन्वेस्ट करने का। लेकिन जैसा कि आपको पता है, इतिहास के साथ ही भविष्य भी मायने रखता है। तो इसका भविष्य क्या कहता है? क्या ये कुछ नया कर रही है अपने आप को समय के साथ बढ़ाने के लिए? तो TCS लगातार नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है, अपने आप को एडवांस बना रही है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है और यहाँ तक कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रही है। तो अब इतना सब कुछ करने के बाद कोई कंपनी कैसे प्रोग्रेस नहीं करेगी? साथ ही में रिलायंस की ही तरह इसका भी क्लाइंट बेस बहुत स्ट्रांग है। तो दोस्तों, अगर कम शब्दों में बोला जाए तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसकी कोई वीकनेस नहीं है। इसलिए इन सब बातों से इतना तो साबित हो जाता है कि TCS एक बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप भी एक ट्रस्टेबल स्टॉक देखना चाहते हैं तो रिलायंस और टाटा आपके लिए बेस्ट चॉइसेस हो सकते हैं। इसलिए जाइए और इस पर और रिसर्च करिए, और अगर आपको पसंद आ जाए तो इन्वेस्ट करने से मत चूकिएगा, क्योंकि क्या पता जिस तरह 10 साल पहले इन्वेस्ट ना करके आप प्रॉफिट से चूक गए हैं, कहीं बाद में भी वैसा ना हो जाए और फिर वो कहावत याद करते रहें कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यार, ऐसा लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है इनमें इन्वेस्ट ना करके। हो तो गई है, पर चिंता मत कर, अभी भी देर नहीं है, तू अभी भी इनमें इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ यार, पर मैं किसी और जगह ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो चल ऐसे ही कई और कंपनीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप लॉस वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका जवाब जाहिर है ना ही आएगा। आखिर लॉस किसे पसंद है? पर क्या आपको पता है कि कभी कभी लॉस वाले स्टॉक्स भी आपको प्रॉफिट दे सकते हैं? अब वो कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है, ये सब जानने के लिए आपको सुनना होगा अगला एपिसोड, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो लॉस में होने के बावजूद आपको प्रॉफिट दे सकता है और कैसे। जब भी कोई डेप्ट का नाम सुनता है तो उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, लॉस। खैर, अब ऐसा होना गलत भी नहीं है, क्योंकि कर्ज का होना ही पैसे की कमी को दिखा रहा होता है, और एक बिजनेस में पैसे की कमी का होना यानी लॉस होता है। पर अगर आपको ये कहा जाए कि आप कर्जे वाली कंपनियों से पैसा कमा सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्यों, उड़ गए ना होश? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसी कंपनी से पैसे कमाना जो डेप्ट में है, सुनने में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, पर यह सच है। अब ऐसा कब होता है और कैसे होता है, उसे अभी समझ लेते हैं, ताकि ये आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी समझ डेवलप करने में काम आ सके। पर उससे पहले एक स्टॉक से अनरिलेटेड सवाल करते हैं। आप में से कितने लोग बचपन में मिक्की माउस, डोनाल्ड डक या अंकल स्क्रूज जैसे कार्टून्स देखते थे? उम्मीद है ये सभी नाम सुनकर कुछ अच्छी यादें जरूर ताजा हो गई होंगी, है ना? ये ऐसे कार्टून थे जो बच्चे बड़ों को भी खूब हंसाते और लोटपोट करते थे।
अजीब आवाजें, मजेदार ह्यूमर, प्यारे प्यारे किरदार और झुमा देने वाला म्यूजिक, इन सभी चीजों से सबका बचपन बहुत यादगार बन गया था। पर ये कार्टून सिर्फ कार्टून तक ही सीमित नहीं रहे थे। बाद में यही कार्टून एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी, जिसे लोग आज डिज्नी के नाम से जानते हैं, जहां पर लाखों लोग जाते हैं, अपने फेवरेट कैरेक्टर्स से मिलते हैं और लाखों रुपयों की आतिशबाजियां देखते हैं। आपको भी पता ही होगा इसके बारे में। पर क्या आपको ये पता है कि ये जो कंपनी है डिज्नी, इसके भी अपने स्टॉक्स हैं? शायद नहीं। तो हाँ, डिज्नी भी स्टॉक मार्केट में है और आप भी अगर चाहें तो इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पर हैरानी की बात यह नहीं है कि डिज्नी के स्टॉक्स हैं। हैरानी की बात तो यह है कि डिज्नी डेब्ट में है। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी इस वक्त डेब्ट में है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकलता कि इससे ये कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। असल में डिज्नी डेब्ट में तो है, पर ऐसा होने के बावजूद वो लगातार अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा कर दे रही है। यानी डिज्नी में झूले झूल कर बच्चे भी खुश और इन्वेस्ट करके बड़े भी खुश। लेकिन ऐसा हो कैसे पा रहा है? और वो भी सिर्फ 1 या 2 साल से नहीं, बल्कि 30 सालों से। तो इस एग्जाम्पल से ये तो साबित हो गया है कि कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो सालों से डेब्ट में होने के बावजूद बंद नहीं होती हैं या होंगी। यहां तक कि ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देती रहें। तो अब सवाल ये आता है कि क्या कोई ऐसा ही अजूबा भारत में भी मौजूद है? तो हाँ, ऐसा एक अजूबा, या कहा जाए कि ऐसी एक कंपनी भारत में भी है। वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में बजाज फाइनेंस भी बोलते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये कंपनी डेब्ट में होने के बावजूद भी इतना पोटेंशियल रखती है कि ग्रो करे और अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे। तो आइए बजाज फाइनेंस से जुड़े हुए कुछ और डेटा को देखते हैं और जानते हैं कि कितनी ट्रस्टेबल है ये कंपनी। बजाज फाइनेंस का टोटल डेब्ट मार्च 2023 के फिस्कल ईयर के एंड तक 1.72 ट्रिलियन रुपए हो चुका है, जो कि कम नहीं है। पर सिर्फ इस बेसिस पर आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि एक कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है या आगे जाकर कर सकती है। इसके लिए आपको और भी डेटा देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्री टैक्स प्रॉफिट, जो कि इस कंपनी का 51.21 बिलियन रुपए है, 43 बिलियन रुपए कैश और इक्विवेलेंट है और 42.56 बिलियन रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये सभी बातें ये इंडिकेट करती हैं कि भले ही कंपनी का डेब्ट ज्यादा हो, कंपनी इस काबिल है कि वो जल्दी ही उसे कवर कर लेगी। और आपको ये समझना जरूरी है कि जो कंपनी इन्वॉल्व है लोन देने में, अगर वो डेब्ट में आए तो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब वो उसे रिकवर करने में सक्षम ना हो, और यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, डेब्ट का होना कभी कभी कंपनी के लिए जरूरी भी होता है, क्योंकि ये उसे कई तरह के अवसर प्रोवाइड करता है। अब वो क्या हैं? आइए उन पर भी थोड़ा बहुत गौर कर लेते हैं। पहला फायदा, डेब्ट होना कंपनी को थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब वो कैसे? इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप मार्केट गए हैं सब्जी और फल लेने। अब आपने अपनी जरूरत की सारी सब्जियां जैसे आलू, गोभी, करेला आदि ले लिया है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एक ही जगह से सामान ले रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा सामान कितने का आएगा। तो आप घर से निकलते वक्त एकदम गिनती के पैसे लेकर गए थे, इसलिए अब वो सारे पैसे तो खत्म हो गए, पर तभी आपको खीरा दिखता है जिसे आप लेना चाहते हैं। तो आप उस सब्जी वाले से क्या कहेंगे? यही कि भाई तो रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं? नहीं, आप उससे उधार में खीरा लेंगे, और अगर वो आपको जानता होगा तो दे भी देगा। तो उधार कहीं ना कहीं आपको एक फ्रीडम, एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है सही टाइम पर सही तरीके की डील करने के लिए। ये चीज उस समय बहुत काम की होती है जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिटर्स भी ज्यादा होते हैं। तो आप फास्ट डीलिंग करना एक तरह की नेसेसिटी बन जाता है। पर अगर आप इस एग्जाम्पल पर गौर करें तो क्या उधार का होना एक तरह से डेब्ट नहीं है? तो बस यही चीज बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी होती है, जहां पर उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। दूसरा फायदा, डेब्ट के होने की वजह से कंपनीज पर टैक्स कम लगता है। इसे समझने के लिए आप अपना ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी इनकम है 8 लाख और वहीं पर आपके दोस्त की इनकम है 9 लाख। तो वैसे तो आपको बुरा लगेगा
कि आपकी इनकम कम है, पर आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर 8 लाख वाला 6 से 9 लाख के टैक्स स्लैब के बीच में आता है तो उसे 10% टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं पर 9 लाख वाला 9 लाख से 12 लाख के टैक्स स्लैब में आता है, जिसे 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा 2023-24 फिस्कल ईयर के टैक्स स्लैब कहते हैं। तो जैसा यहाँ पर होता है वैसा ही एक कंपनी के लिए भी होता है, क्योंकि जितना उस पर डेब्ट होगा उतना ही उसे भी कम टैक्स पे करना होगा। तो इसलिए डेब्ट का होना एक कंपनी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। इसलिए अगर बजाज फाइनेंस डेब्ट में भी है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, जब तक इसके बाकी का डेटा इसकी ग्रोथ को पॉजिटिव दिखा रहा है। तो बजाज फाइनेंस चालाकी अपनाकर डेब्ट से फायदा भी ले रहा है। हाँ, पर इसे चालाकी नहीं समझदारी बोलेंगे। वैसी ही समझदारी जैसी तुझे बाकी के स्टॉक्स को लेते हुए दिखानी है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर या ऑफिस में पेंट करवाया है? तो ऐसा करते वक्त आपने कौन सी कंपनी का पेंट यूज किया होगा? ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जिसका आप पेंट यूज कर रहे हो उसी में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, यानी कि घर का पैसा घूमकर घर में ही आना। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अगले एपिसोड में कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसे आप खरीद कर अपनी लाइफ में प्रॉफिट का रंग भर सकते हैं। हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, एक गाड़ी, बैंक बैलेंस हो और आजकल अपना खुद का एक डीमैट अकाउंट हो। और इन्हीं के लिए काम करते हुए जिंदगी इतनी ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है जैसे कि वो एक मशीन बन चुका है, यानी जो वो साल भर पहले कर रहा था वही आज भी कर रहा है। इससे लाइफ में मसाले कम हो चुके हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर कई तरह के तरीके ढूंढते रहते हैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जिसमें अक्सर एक तरीका आता है अपने घर को चेंज करना, यानी अपने घर को नया रंग देना। अब उसके लिए या तो आप कुछ नए फर्नीचर खरीद सकते हैं या फिर सच में अपने घर को नया रंग दे सकते हैं। ऐसा करने से यह होता है कि अब जब भी आप अपने घर की दीवारों को देख रहे होते हैं तो एक नया रंग दिखने से वो आपकी आंख को चुभता नहीं है। साथ ही में कई बार घर का रंग उतरने भी लग जाता है तो नए रंगों से आपके घर की शान फिर से लौट आती है। पर ये सब बातें आपको क्यों बताई जा रही हैं? क्या ये कोई पेंट्स का ऐड है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये सब बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि देश में एक ऐसी ही कंपनी है जो सिर्फ यही काम करके देश की टॉप कंपनी बन चुकी है। आपने भी उसका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि आपने भी इसे कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा। ये नाम है एशियन पेंट्स। पेंट्स की एक ऐसी कंपनी जिसे पूरे देश में किसी भी बिल्डिंग, घर या ऑफिस में पेंट करने के लिए यूज किया जाता है। पर अब सवाल यह आता है कि क्यों और क्या कारण है कि एशियन पेंट्स निफ्टी 50 में आता है। सबसे पहला कारण है कि एशियन पेंट्स किसी भी और कंपनी के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा बड़ी है, बर्जर पेंट्स से भी ज्यादा। अगर एशिया में बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आती है। पर यह बात भी उतनी ही सच है कि बड़ा होना ही बढ़िया नहीं होता है। तो क्या कारण है कि ये दूसरों से बढ़िया है? इसका कारण है एशियन पेंट्स का डेटा साइंस। इसका मतलब यह है कि एशियन पेंट्स जब से एस्टेब्लिश हुआ है तब से ये डेटा कलेक्ट करके अपने पेंट्स को दूसरों से बेहतर बनाते जा रहा है। मतलब कि लोगों को वही मिलता है जो वो चाहते हैं। दूसरा कारण, एशियन पेंट्स किसी भी सप्लाई चेन पर डिपेंड नहीं करता है। अब ये चीज कंपनी और कंज्यूमर्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन अलग से नहीं कटता है। साथ ही में जो डीलिंग होती है वो कस्टमर और कंपनी के बीच में डायरेक्टली होती है। अब ये क्यों मायने रखता है उसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अप्रैल 2023 में एप्पल ने मुंबई में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है। इससे एप्पल के प्रोडक्ट्स को यूज करने वालों में खासा उत्साह था। कारण ये कि अब कंपनी और कंज्यूमर्स दोनों के बीच का कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया था। सपोज कीजिए अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट में कोई खराबी मिलती है तो आप या तो थर्ड पार्टी के पास जाते हैं या फिर अगर उस कंपनी का एक्चुअल शोरूम है तो वहां पर। तो लोग अब एप्पल के लिए भी डायरेक्टली कंपनी के पास जा सकते हैं।
साथ ही में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो लोग स्टाफ से बात कर पाएंगे, जिससे कंपनी भी बेहतर तरीके से कंप्लेंट सुन पाएगी। यानी कंपनी आपको और आप कंपनी को अच्छे से समझ पाएंगे। बस ऐसा ही कुछ एशियन पेंट्स के साथ है। वो डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट कर सकता है और जान सकता है कि उसके कस्टमर्स उससे क्या चाहते हैं। तो ये कारण है कि एशियन पेंट्स के बाकियों से बेहतर होने का। अब इसके स्टॉक्स को समझते हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया है, एशियन पेंट्स देश में सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन रखता है एक डेकोरेटिव पेंट कंपनी के तौर पर, जो कि करीब $38 बिलियन है। यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। दूसरा, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE 26.1% है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। अब ये क्यों अच्छा माना, इसके लिए ये समझते हैं कि ROE होता क्या है। ROE का मतलब होता है कि कंपनी की नेट इनकम क्या है, जो उसके शेयर होल्डर्स की इक्विटी से कंपेयर करते हुए देखा जाता है। यानी इससे आपको किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिख जाता है। इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कितना बेच पा रही है, जिससे उसके और उसके इन्वेस्टर्स को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये पता चलता है। तो एशियन पेंट्स का 26% होना एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक अच्छे रिटर्न के साथ आपको ये एक अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि जब एक कंपनी इतनी बड़ी है, अच्छा रिटर्न दे रही है, डिविडेंड दे रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। वैसे घर से याद आया कि एक घर को चलाने के लिए सिर्फ डेकोरेशन ही तो नहीं होता है, घर को चलाने के लिए कुछ और भी चाहिए होता है। क्यों? सही बात है ना। वो चीज है अपना जीवन बिताते हुए तरह तरह की चीजें यूज करना। अब उन चीजों में अक्सर खाने और कपड़ों से जुड़ी चीजें भी आती हैं, जैसे किसान जैम, हॉर्लिक्स, नॉर के नूडल्स, ब्रू की कॉफी, पेप्सोडेंट, वैसलीन, पॉन्ड्स, रिन या सर्फ एक्सेल एटसेट्रा। ये सभी चीजें ऐसी हैं जो हर कोई रोज यूज करता है। तो अगर कोई आपको ये बोले कि ये सभी होम केयर और पर्सनल केयर के ब्रांड्स एक ही कंपनी के अंदर आते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये सच है। ये सभी चीजें एक ही कंपनी के अंडर आती हैं, और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। शायद आपने इसका नाम सुना होगा, पर कभी उतना गौर नहीं किया होगा। ये कंपनी भारत में 90 सालों से स्थापित है और ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर की एक सब्सिडरी है। अब इतना सब सुनकर ही आपको लगेगा कि जब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप अपनी डेली लाइफ में इतना यूज करते हैं, तो कैसे आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से रुक सकते हैं? तो हाँ, आपको कोई रोक तो नहीं रहा है, पर इतना जरूर बोला जाएगा कि कुछ बातें जरूर जान लें। कंपनी चाहे जितनी भी अच्छी हो, अंधविश्वास किसी पर भी नहीं करना चाहिए। इसलिए आइए जानते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अभी कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपनी बेस्ट ग्रोथ दिखा रहा है। अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो इसने 10 साल में लगभग 5 गुना ग्रोथ दिखाई है, यानी 500 रुपए से सीधा 2500 रुपए तक। इसके अलावा इस कंपनी में कोई भी डेप्ट नहीं है, यानी कंपनी का पूरा पैसा सिर्फ कंपनी की डेवलपमेंट में ही लगता है। साथ में इसका ROE 21% है और डिविडेंड पे आउट लगभग 100% है, यानी कंपनी बहुत बड़ा अमाउंट डिविडेंड में दे देती है। अब वैसे तो ये बहुतों को अच्छा लगता है, पर कईयों को पसंद भी नहीं आता है। कारण है कि कंपनी अपने पर खर्च करने से ज्यादा इन्वेस्टर्स पर स्पेंड कर रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स को तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर जो इसको सही से समझेगा उसे पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक ढाबा खोलते हैं। अब ढाबे का खाना किसे पसंद नहीं है? शुद्ध, ताजा और बहुत स्वादिष्ट। तो मान लीजिए कि आपने एक ढाबा खोलने की सोची, जिसमें आप खाने के बाद अपने हर कस्टमर को चीनी और सौंफ देते हैं। वैसे तो ये बड़ी बात नहीं है, पर आजकल हर जगह ऐसा होना कम हो गया है। तो जहां होता है वहां पर खाने का आनंद बढ़ जाता है। इसलिए यही चीज आपके ढाबे में खा रहे लोगों को भी बहुत अच्छी लग रही है। पर आप क्या करते हैं? जो भी आपकी कमाई है उसे आप अपने ढाबे पर, जैसे राशन खरीदना, कर्मचारियों को पैसे देना या सपोज टूटे हुए टेबल कुर्सी पर खर्च नहीं कर रहे हैं।
तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें लोगों को पसंद आएंगी? क्योंकि उस समय आप चाहे कितना भी सौंफ और चीनी लोगों को दे दें, लोगों को आखिरी में तो खाने से ही मतलब है। सौंफ चीनी तो केवल एक सप्लीमेंट है। दूसरे शब्दों में बोलें तो कस्टमर्स को आखिरी में मेन सर्विस से ही मतलब होता है, सप्लीमेंट से नहीं। इसी तरह एक कंपनी का मेन काम है अपनी वैल्यूएशन बढ़ाना। बस यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का ऐसा काम करना पसंद नहीं आता है। लेकिन ये तो बस एक ओपिनियन है। जब कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को इससे फायदा हो रहा है तो इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है। वैसे भी इससे केवल तभी फर्क पड़ता है जब कंपनी किसी डेब्ट में हो, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड नहीं है। यानी आप इसके बेनिफिट्स को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे आसपास इतने अवसर हैं इन्वेस्ट करने के। अब तो मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने इतना समय यूं ही बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। बस ये मान, तेरे जागने का समय आ चुका है। अच्छा, समय से याद आया, एक और अच्छा इन्वेस्टमेंट है तेरे पास। दोस्तों, अब जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसे सही से समझने के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन अपने सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से, स्टॉक्स का। हालांकि आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि सोलर सिस्टम से स्टॉक्स को कैसे समझेंगे, पर यही तो आपको समझाना है। तो आइए समझते हैं कैसे। सबको पता है कि अपने सौर मंडल का सेंटर सूरज है। ये भी पता है कि पृथ्वी ग्रहों में तीसरे नंबर पर आती है। मार्स को लाल ग्रह बोला जाता है और जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। अब जुपिटर का जो मून है उसे बोला जाता है टाइटन, जो पृथ्वी के चांद के बाद सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मून है। तो ये तो कुछ जनरल नॉलेज के फैक्ट्स थे। अब बात करते हैं कि स्टॉक से कंपेयर करने के लिए क्यों इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्या ये एक स्पेस फिक्शन है? नहीं। असल में यहाँ पर जो जुपिटर है वो है टाटा ग्रुप्स और जो टाइटन मून है वो है टाइटन कंपनी। यानी जिस तरह टाइटन मून जुपिटर के इर्द गिर्द घूमता रहता है, इसी से इसकी पहचान है। उसी तरह टाइटन कंपनी भी टाटा ग्रुप से पहचानी जाती है। चलिए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। टाइटन कंपनी लिमिटेड, जो कि एक वॉच मैन्युफैक्चरर है, टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जॉइंट वेंचर से बनी एक कंपनी है। अब आपको ये तो पता होगा कि ये कंपनी बहुत बड़ी है, पर कितनी बड़ी है शायद ना पता हो। टाइटन इस वक्त देश की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वॉच मैन्युफैक्चरर है। दूसरी बात, जब ये कंपनी शुरू हुई थी तब ये सिर्फ घड़ियां ही बनाती थी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना भी शुरू कर दिया, जिससे आज ये सिर्फ घड़ियों तक ही सीमित ना रहकर गहने, वॉलेट्स, हैंडबैग्स, बेल्ट्स, आई ग्लासेस एटसेट्रा भी बनाने लगी है। और सिर्फ बनाती ही नहीं बल्कि इन सब सेक्टर्स में लीड भी कर रही है। इस बात की पूरी सच्चाई जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तनिष्क, जो कि ज्वेलरी का एक बहुत जाना माना ब्रांड है और देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी ब्रांड है। ये टाइटन का ही एक सब ब्रांड ही है। इसके अभी तक 200 शहरों में 350 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। इसके अलावा जोया, जो एक लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड है, ये भी टाइटन का ही एक और सब ब्रांड है। अब मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ सब ब्रांड्स होकर इतना कामयाब हो रहे हैं। अगर सिर्फ टाइटन की ही बात करें तो इसका खुद का इन्फ्लुएंस मार्केट में बहुत विशाल है। जैसे शुरू में जब टाइटन सिर्फ घड़ियों को ही बनाता था तो सिर्फ इनसे ही ये अपना 70% रेवेन्यू जनरेट कर लेता था, जो कि फिलहाल अब 8% ही रह गया है। अब इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। असल में घड़ियों से रेवेन्यू कम होने का कारण है ज्वेलरी से ज्यादा रेवेन्यू होना। जैसे टाइटन अपनी ज्वेलरी से 89% रेवेन्यू कमा रहा है। और दोस्तों, अभी भी बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जो बाकी के सब ब्रांड्स हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें ही आई ग्लासेस भी आते हैं, जैसे टाइटन आई प्लस, फास्ट ट्रैक और ग्लेयर्स।
हालांकि इनका मार्केट अभी बहुत बड़ा नहीं है, पर इतना छोटा भी नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर सकें। जैसे अगर फास्ट ट्रैक की बात ही की जाए तो आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम ऑलरेडी सुन रखा होगा या ऐड देखे होंगे। और आपको पता होगा कि कैसे फास्ट ट्रैक सिर्फ आई ग्लासेस पर ही काम नहीं करता है, बल्कि ये तो यूथ फैशन का एक आइकन है। इसके अलावा ये भी टाइटन से अलग अपने रिस्ट वॉचेस, बेल्ट्स और बैग्स बनाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब फास्ट ट्रैक ही इतना बड़ा ब्रांड है तो खुद टाइटन कितना बड़ा ब्रांड होगा। अब जब इतना सब हो रहा था तो टाइटन ने रिसेंटली एक और तरह के मार्केट में पैर रखने शुरू कर दिए हैं। वो है साड़ी मार्केट। टनेरिया, जो कि एक साड़ी का ब्रांड है, टाइटन का ही सब ब्रांड है। उफ, तो देखा आपने कि टाइटन कितनी बड़ी कंपनी है। इतना कि ये एक टाइटन मून नहीं बल्कि खुद एक प्लेनेट हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थीं कि टाइटन कंपनी कितनी बड़ी है, और आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। पर क्या इससे ये कोई कह सकता है कि इन्वेस्ट करने के लिए सही है? शायद हाँ, पर जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको पहली नजर में कंपनी कितनी भी अच्छी लग रही हो, ये जरूरी है कि आप उससे जुड़े डेटा को और अच्छे से परख लें, जैसे एक सुनार एक हीरे को परखता है। इसलिए इसका भी 10 साल का डेटा देखते हैं। तो अभी तक बात किए गए सभी स्टॉक्स की तरह ये भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। डेटा देखें तो पता चलता है कि 10 साल पहले इसके एक शेयर का प्राइस करीब 200 रुपए था, जो अब करीब 3000 रुपए तक हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी ग्रोथ है। इसके अलावा ये कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। हालांकि एक बात जो इसके नेगेटिव पॉइंट में आती है वो ये है कि इसकी बुक वैल्यू थोड़ी सी कम है, पर इस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा उसे समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि बुक वैल्यू का मतलब क्या है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी के एसेट्स माइनस कंपनी की लायबिलिटीज। यानी अगर कंपनी अपनी सारी लायबिलिटीज खत्म कर देती है तो उसके पास क्या बचता है। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये एक्चुअल में बताता है कि अगर कंपनी अपने एसेट्स को लिक्विडेट करती है तो इक्विटी में कितनी अमाउंट आएगी। इसलिए जितना ज्यादा बुक वैल्यू हाई होगा, एक शेयर की उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी। वहीं पर टाइटन के लिए इसका ऑपोजिट हो रहा है। इसके स्टॉक्स इसके बुक वैल्यू के 22 टाइम्स पर ट्रेड हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये ओवर वैल्यूड है। इसलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन आप एक नेगेटिव पॉइंट से ये नहीं बोल सकते हैं कि इससे पूरा स्टॉक ही इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। आपको केवल ये करना है कि टाइटन कंपनी लिमिटेड पर नजर रखनी है, और जब आपको लगे तब इसे खरीद लेना है, क्योंकि जितनी एग्रेसिवली इसकी ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल डील रहने वाली है। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था कि टाइटन इतनी बड़ी कंपनी होगी। सिर्फ टाइटन ही नहीं दोस्त, ऐसी एक और कंपनी है जो बहुत बड़ी है। हालांकि वो कभी कभी कंट्रोवर्सी में आती है, पर इसके बावजूद वो कभी भी अपने मुकाम से हिली नहीं। अच्छा, फिर तो मैं जरूर उसके बारे में जानना चाहूंगा। जब भी आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं, ये तो ऑब्वियस है। पर जब आपको बहुत तेज भूख लगती है फिर आप क्या करते हैं? खाना तो आप तब भी खाएंगे, पर उस वक्त आप वेट नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आप कुछ ऐसा बनाना चाहेंगे जो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाए। क्यों? सही बात है ना? तो ऐसे में जो सबसे इजीली बनने वाली चीज होती है वो है मैगी। पर क्या ये आपको पता है कि मैगी एक फूड का टाइप नहीं, बल्कि सिर्फ नूडल्स का ब्रांड का एक नाम है? शायद नहीं पता होगा, क्योंकि भारत में तो जब भी नूडल्स की बात आती है तो नूडल्स नहीं, आप मैगी ही बोलते हैं। पर मैगी इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे कि लोग नूडल्स की जगह मैगी ही नाम याद रखते हैं? या फिर इससे जरूरी क्वेश्चन ये है कि इसे इतना बड़ा बनाया किसने? तो मैगी की पेरेंट कंपनी है नेस्ले। इसके बारे में आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि ये कंपनी 1 सेंचुरी से भी ज्यादा पुरानी है। और सिर्फ यही क्यों, खुद 2 मिनट में बनने वाली मैगी भी 100 साल से ज्यादा पुरानी है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों यहाँ पर मैगी या नेस्ले की बात की जा रही है? क्या ये भी एक इन्वेस्टमेंट के लायक कंपनी है?
तो हाँ, बिल्कुल, आप नेस्ले के बारे में भी सोच सकते हैं। असल में नेस्ले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। कारण है इसकी लॉन्ग हिस्ट्री और ब्राइट फ्यूचर। अगर थोड़ा डिटेल में समझें तो नेस्ले इस देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जिसने अपने आप को साल 1947 में मैगी को एक्वायर करके और बड़ा कर लिया था। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नेस्ले सिर्फ मैगी से ही बड़ा नहीं हुआ है, या फिर सिर्फ इसी से इसका नाम नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कई डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स वो सभी नेस्ले के द्वारा ही बनाए जाते हैं। यानी नेस्ले का मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इसके बारे में आप ऐसे नहीं सोच पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को जानें जो नेस्ले के ही ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आप सभी को आपकी मम्मी ने हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा या फिर बूस्ट जरूर पिलाया होगा। तो बूस्ट एक नेस्ले प्रोडक्ट है। इसके अलावा सबकी फेवरेट चॉकलेट किटकैट, ये भी नेस्ले का ही है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ और चॉकलेट्स जो वैसे तो किटकैट के जितने पॉपुलर नहीं हैं, पर मार्केट में देखने को मिलते हैं, वो भी नेस्ले के ही हैं। जैसे लायन सीरियल्स, जो चॉकलेट और कैरेमल के कॉम्बिनेशन से बनी एक चॉकलेट है और बच्चों की भूख के दौरान काम आती है। इसके अलावा मिल्की बार चॉकलेट या फिर मंच, ये भी नेस्ले के ही हैं। अब अगर आप कॉफी पीने का शौक रखते हैं तो नेस्कैफे को आपने जरूर यूज किया होगा, तो ये भी नेस्ले का ही प्रोडक्ट है। अब ये सब तो कुछ जाने माने नाम हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा तो आसानी से पहचान भी गए होंगे। पर ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जान सकते हैं। कारण ये है कि ये बहुत ज्यादा है और सभी याद नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेस्ले के ऐसे 70 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि नेस्ले के कुछ ही प्रोडक्ट्स लोगों की नजरों में रहते हैं। अब इसके अच्छे कारण भी हैं और कभी-कभी बुरे कारण भी। असल में मैगी के पीछे एक बार कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, शायद आपको याद हो। हुआ ये था कि साल 2019 में मैगी पर ये सवाल उठने लग गए थे कि इसमें लेड का अमाउंट बहुत ज्यादा है। ये इतना ज्यादा था कि ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता था। बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि मैगी को ज्यादातर बच्चे ही पसंद करते हैं। हालांकि कंपनी ने इस क्लेम को तो पूरा खारिज कर दिया था और कहा था कि ऐसा नहीं है, पर इससे इसको लोगों का गुस्सा जरूर सहना पड़ा था और ऐसा लग रहा था कि लोग इसके प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ऐसा होने के बावजूद इस पर बहुत असर नहीं पड़ा। मतलब ऐसा नहीं था कि लोगों ने इसको खरीदना बंद कर दिया था। हाँ, इसको यूज करना कम जरूर कर दिया था, पर बंद करना ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए आज भी मैगी की वही पॉपुलैरिटी है जो पहले कभी हुआ करती थी। यानी इससे एक बात ये साबित हो जाती है कि नेस्ले मार्केट में बहुत स्टेबल है, जो कि इसके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, नेस्ले सिर्फ एक प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। शायद यही कारण है कि वो लगातार अपने प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्स करते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नेस्कैफे, किटकैट और मैगी, ये तो इसके सबसे बड़े ब्रांड्स हैं जिसे बच्चे और जवान हर कोई पूरी दुनिया में जानते हैं। पर रिसेंटली नेस्ले ने कुछ और ब्रांड्स जैसे डी जियोर्नो पिज्जा, गैरबर बेबी फूड्स और पुरीना बियॉन्ड पेट फूड्स शुरू किए हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है कि कैसे ये कंपनी अभी भी लगातार ग्रो कर रही है और लोगों की जरूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में लगातार चेंजेस लेकर आ रही है। पर सबसे बड़ा फैक्टर जो इस कंपनी को बहुत स्ट्रांग बनाता है वो है इसका स्ट्रांग होना। मतलब ये कि ये कंपनी 180 से भी ज्यादा देशों में काम करती है और इसके लाखों कार्यकर्ता हैं और उससे भी ज्यादा इसके कंज्यूमर्स हैं। तो इन सभी बातों से ये तो साबित हो गया है कि आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा नेस्ले कंपनी स्ट्रांग है, जिसके बारे में लोगों को अक्सर आइडिया नहीं होता है, उन्हें भी नहीं जो इसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। इसलिए अगर इसमें इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है तो वो एक गलत डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप डेली यूज कर रहे हैं वही दूसरे भी कर रहे हैं और ऐसे में उस कंपनी को आप अवॉइड नहीं कर सकते जो मार्केट और पब्लिक पर इतना इन्फ्लुएंस रखती हो। पर इसके भी स्टॉक्स की अपनी अलग कहानी और कुछ डेटा है जो आपको पता होना चाहिए।
जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है और कैसे हो सकती है। इसलिए आइए ये भी जान लेते हैं। तो नेस्ले कई तरह के प्रोडक्ट्स बेचता है और कई देशों में बेचता है, लेकिन इसके चार्ट्स और एनालिटिकल डेटा क्या बोलते हैं? अगर आप इसके चार्ट्स देखेंगे तो अभी देखे गए सभी स्टॉक्स की तरह ये भी आपको 10 सालों का एक अच्छा डेटा दिखाएगा। बस यहाँ पर एक बात अलग है, वो ये कि जहां पर अभी तक बाकी के स्टॉक्स में कुछ 100 रुपयों से बढ़कर 1000 पर स्टॉक्स पहुंच रहे थे, यहाँ पर कुछ 1000 से बढ़कर कई हजार तक की ग्रोथ हुई है। मतलब ये कि नेस्ले का एक शेयर करीब 5000 रुपए का था, जो अब 22,000 रुपए तक हो चुका है। अब परसेंटेज में देखें तो ये ज्यादा नहीं दिखेगा, पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके शेयर ऑलरेडी हाई प्राइस पर थे। तो हाई प्राइस से हाई प्राइस पर जाना इतना आसान नहीं होता है जितना लो प्राइस से हाई पर जाना होता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ही आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके स्टॉक्स ऑलरेडी कॉस्टली हैं। पर जो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे उन्हें तैयार रहना होगा प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि ये कंपनी एक अच्छा डिविडेंड देती है और इसका ROE भी काफी अच्छा है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका TTM EPS भी हाई है। अब ये TTM EPS क्या होता है? TTM मतलब टेलिंग 12 मंथ्स और EPS यानी अर्न पर शेयर। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 12 महीनों में देखने पर आपको कंपनी का अर्न पर शेयर कितना मिलता है, और अगर यही आप नेस्ले का देखेंगे तो ये आपको काफी अच्छा मिलेगा। इसलिए इन सब बातों को देखकर इतना तो अंदाजा लग गया कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए फायदेमंद स्टॉक साबित हो सकता है। हाँ, ग्रोथ शायद धीरे मिले, पर जब आपको लेना ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो ये एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी। काश 2 मिनट की मैगी की तरह 2 मिनट में इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट भी तैयार हो जाता। सही कहा यार, पर कहते हैं ना, डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट एक जर्नी ही तो है। अच्छा, जर्नी से याद आया, क्यों नहीं गाड़ियों में इन्वेस्ट किया जाए? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो चल ऐसी ही 2 कंपनियों के बारे में जानते हैं जो भारत के ऑटोमोटिव मार्केट पर राज करती हैं। एक वो दौर हुआ करता था जब एक आम आदमी केवल एक घर और एक स्कूटर ही अफोर्ड कर पाता था। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोग तरक्की करते गए, तो आम आदमी की परिभाषा में भी थोड़ा सा बदलाव आया। पर वो एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं था। बदलाव तो केवल इतना था कि जहां पर पहले स्कूटर होता था, वहां पर अब कार ने जगह ले ली थी। पर आप कह सकते हैं कि कार भी तो कई तरह की होती हैं। तो कौन सी कार? तो जो कार सबसे ज्यादा घरों में देखने को मिलती है, खास तौर पर एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, वो है मारुति कार। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह से मारुति यानी हनुमान जी सभी दिलों में विराजमान हैं, उसी तरह मारुति कार भी हर घर और हर दिल में राज करती है। हालांकि ये आम आदमी की परिभाषा अभी भी बदल रही है, पर घरों में मारुति का दिखना अभी भी बहुत आम बात है। तो क्या कारण है इसके? इसके कारण है मारुति एक सही दाम में एक अच्छी बिल्ट, एक बढ़िया क्वालिटी और फ्यूल कंजम्पशन वाली कार आपको देती है। और मारुति अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटी है। अब यहाँ पर आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जिस तरह इसकी कार लोगों को बहुत पसंद आती है, उसी तरह इसके स्टॉक्स भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इसे आप ऐसे नहीं मानेंगे, तो चलिए थोड़ा सा इसके स्टॉक्स के डेटा को देख लेते हैं और जानते हैं कि कैसे चल रही है मारुति कंपनी की ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, 10 साल पहले इसके एक शेयर की कीमत करीब 1700 रुपए थी, जो अब बढ़कर करीब 9000 रुपए तक जा चुकी है। दूसरी बात, इस कंपनी पर कोई भी डेब्ट नहीं है, साथ ही में लोगों को अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि इसके स्टॉक की ट्रेडिंग वैल्यू इसके बुक वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा है, पर यह बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए ये स्टॉक उन लोगों के लिए बहुत सही रहेगा जो चाहते हैं ऐसे स्टॉक में निवेश करना जो थोड़ा सा उनके पोर्टफोलियो को डाइवर्स करे, जैसे टेक्नोलॉजी और बैंकिंग से हटकर कहीं इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी मिले। तो मारुति सुजुकी आपके लिए एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है।
पर ये तो आपको अच्छे से पता है कि भारत का मार्केट कितना बड़ा है। यानी सिर्फ एक मारुति सुजुकी ही नहीं है जो लोगों की पसंद है। इसके अलावा भी आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो और कौन सा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो क्यों नहीं उसको जानने के लिए एक गेम खेलते हैं। आपको कुछ हिंट्स दिए जाएंगे जिसके बेसिस पर गैस करना होगा कि किसकी बात की जा रही है। तो हिंट ये है कि इस कंपनी की गाड़ियों को आप टाटा की गाड़ियों से कंपेयर कर सकते हैं और इस कंपनी के ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो भी रतन टाटा जितने तेजस्वी हैं और लोगों के बीच जाने जाते हैं। शायद इतने हिंट से आपको अंदाजा लग गया होगा कि किसकी बात हो रही है। तो बात हो रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की, जो कि महिंद्रा ग्रुप की कई कंपनियों में से एक कंपनी है और इस ग्रुप के चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा। तो अब ये समझते हैं कि क्यों महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इन्वेस्ट करने लायक है। यानी टाइम आ गया है थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में भी जान लेने का। अब वैसे तो आपको इसके बारे में बहुत लोगों को ऑलरेडी काफी कुछ पता होगा, इसलिए नॉर्मल बातों की बजाय उन बातों पर फोकस करेंगे जिससे आपको ये पता चले कि ये ऐसा क्या नया कर रही है जो इसे मार्केट में और बड़ा और इन्फ्लुएंशियल बना रहा है। तो वैसे तो महिंद्रा बहुत पहले से ही लगभग कई तरह की ऑटोमोटिव ऑलरेडी बना रही है, जैसे ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, कार्स एटसेट्रा, जिसमें ये एसयूवी भी बनाती है और उसमें भी लगातार नए नए मॉडल्स लेकर आ रही है। पर इसके अलावा ये दो बड़े सेक्टर्स हैं जिस पर काम कर रही है। इसमें से एक तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें हर कार कंपनी खुद को एडवांस कर रही है, खुद महिंद्रा भी, जिससे हो सकता है कि जल्द ही इसके कई इलेक्ट्रिक मॉडल्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएं। और दूसरा जो बड़ा सेक्टर है वो है भारतीय डिफेंस सिस्टम में काम करना, मतलब कि महिंद्रा डिफेंस सिस्टम में भी काम कर रही है और उनके लिए ये एलएसवी यानी लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बना रही है। हालांकि ये काम मेनली महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड एमडीएस का है, पर ये ध्यान रखिए कि ये कोई नई कंपनी नहीं बल्कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की केवल एक सब्सिडरी ही है। इसलिए जो भी कुछ इसके अंडर में हो रहा है वो सब महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ही कर रही है और ये बहुत कुछ कर रही है। इसलिए हो सकता है कि इसके स्टॉक्स में आपको तेजी से तरक्की देखने को मिले, शायद वैसे ही जैसे कुछ सालों पहले टेस्ला कार्स को देखने को मिली थी, जिसने अपने हर इन्वेस्टर को बहुत रिवॉर्ड्स दिए थे। इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड भी आपको ऐसा ही रिवॉर्ड दे सकती है। पर इसका डेटा क्या कहता है? तो दोस्तों, इसका डेटा भी बहुत अच्छी बातें करता है। मतलब ये कि इसका 10 साल का डेटा आपको एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएगा। हालांकि इतना जरूर है कि आपको इसमें एक डिसेंट ग्रोथ नहीं दिखेगी और फ्लक्चुएशन ज्यादा दिखेगी, पर आखिरी में इसका चार्ट सिर्फ ग्रो ही कर रहा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बीच के फ्लक्चुएशन से ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ ही मायने रखती है। फॉर एग्जाम्पल 10 साल पहले इसके स्टॉक्स 400 रुपए के आसपास के होते थे, जो अब 1400 रुपए तक हो चुके हैं। इसके अलावा ये भी टाइम टू टाइम डिविडेंड देती है और अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा प्रॉफिट कमा कर देती है। तो दोस्तों, इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एक और अच्छा स्टॉक हो सकता है जिस पर आप नजर रख सकते हैं। अच्छा, यानी मैं अगर चाहूं तो मारुति और महिंद्रा में इन्वेस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल, बस ऐसा करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी अभी तक कैसी ग्रोथ दिखा रही है और आगे कैसी दिखा सकती है, जिसमें दोनों का ही बहुत प्रॉमिसिंग डेटा है। हाँ, पर जिस तरह मेरे पास 2 ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आईटी सेक्टर से जुड़ा भी कुछ आए, इन्फोसिस के अलावा। हाँ, तो क्यों नहीं, अगले एपिसोड में इसी के बारे में सुनते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपसे पहले ही एक आईटी कंपनी के बारे में बात हो गई है, जो इस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, यानी कि इन्फोसिस। पर यह तो सोचा जा ही सकता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो देश आईटी सेक्टर और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता हो, वो सिर्फ एक ही कंपनी के बेसिस पर इतना बड़ा हुआ होगा। यानी इसमें और भी कुछ कंपनियां होंगी जो इसका नाम कमाने में देश को आगे बढ़ाती होंगी। तो ऐसे देश में कई आईटी कंपनियां हैं जो इन्फोसिस के जितनी बड़ी तो नहीं है, पर कम वैल्यू वो भी नहीं रखती हैं। अब उन सभी कंपनियों की बात तो नहीं करेंगे, पर एक कंपनी है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए,
वो है HCL टेक्नोलॉजीज। ये एक और कंपनी है जो भारत में बहुत पॉपुलर और बहुत काबिल है। ये एक और ऐसी कंपनी है जिसे आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐड करके अपने पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको कोई डेटा चाहिए और वो आपको दिया भी जाएगा। पर इस कंपनी में क्या खास है और क्यों देश में इतनी इम्पैक्टफुल है, उसके पीछे के बेसिस और फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज एक मल्टीनेशनल IT कंपनी है जो 60 से भी ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। वैसे तो ये कई तरह की सर्विसेज हैं, पर कुछ सर्विसेज की अगर बात की जाए तो वो हैं डेटा एंड एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल काउंसलिंग, अकाउंटिंग एटसेट्रा। इनको सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि ये सारी सर्विसेज आज के समय के हिसाब से काफी यूजफुल हैं और रेलिवेंट हैं। यानी अगर किसी कंपनी की सर्विसेज रेलिवेंट हैं तो कंपनी चलेगी भी। दूसरी खास बात यह है कि इसकी सर्विसेज कई तरह की इंडस्ट्रीज में काम आती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। ये सभी इंडस्ट्रीज अपने आप में ही बहुत वास्ट हैं, जो लगातार एडवांस होती जा रही हैं। यानी कंपनी के लिए हमेशा एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहेगा। इसके बाद तो अब सिर्फ कंपनी पर ही निर्भर करता है कि वो कैसे अपने आप को इन इंडस्ट्रीज के लिए ढाल पाती है। और HCL के लिए आपको जानकर अच्छा लगेगा कि कंपनी ऐसा करने में काबिल भी है। अब वो कैसे? इसके लिए जरा देखते हैं कि कंपनी ने अभी तक कैसे अपने में जरूरत के हिसाब से बदलाव लाए हैं। जैसे आजकल आप सभी को पता ही है कि कैसे पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते हर देश में होड़ लग चुकी है। हर कोई अपने आप को दूसरे देश से आगे और बेहतर करना चाहता है। यही कारण था कि भारत का मंगल मिशन चाहे कुछ देशों से लेट जरूर हुआ था, पर अपने आप में इतना अनोखा था कि इसका एक अलग ही नाम पूरी दुनिया में बन चुका है। तभी भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो को कई देशों के ऑफर्स आते रहते हैं सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, और इसरो बखूबी इसको कर भी रहा है। तो ऐसी ही होड़ बाकी तकनीक के लिए भी लगी हुई है। उनमें से एक है इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त आप कौन सी जनरेशन का नेट यूज करते हैं? मतलब ये कि 2G, 3G या 4G? वैसे सही मायने में कहा जाए तो ये पूछने की भी उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग 4G नेट ही यूज कर रहे हैं। पर आपको पता होगा कि 5G सर्विस के लिए रेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और कई देश जैसे USA और चाइना क्लेम भी कर चुके हैं कि वो पहले देश बनने वाले हैं 5G नेट देने में। और अच्छी बात यह है कि भारत भी उनसे पीछे नहीं है। भारत में कई कंपनियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं, और HCL उन्हीं में से एक है, जो कि एक अच्छी बात है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट रेवोल्यूशनरी टेक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी इसने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए इतना तो साबित हो चुका है कि ये कहीं से भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ने वाली है। और अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो शायद आपको भी इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और अगर आपके लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है तो ये भी बता दिया जाए कि ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी कोलैबोरेट कर रही है, जिससे इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म और ज्यादा डाइवर्स हो रहा है। तो दोस्तों, अब कंपनी से जुड़ी कुछ बातें तो हो गई हैं, अब जरा इसके स्टॉक्स को भी जान लेते हैं। कोविड-19 तो आपको याद ही होगा, कैसे इसने पूरे देश और दुनिया की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी थी। पर उसमें कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थीं जो उभर कर आई थी, जैसे USA की टेस्ला और भारत की HCL टेक्नोलॉजीज। वैसे तो अलग अलग इंडस्ट्रीज पर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ा था, जिसके बारे में आपको दूसरे एपिसोड्स में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अगर HCL की बात करें तो इसके साथ क्या हुआ था कोविड के टाइम पर? असल में जब आप इसका पिछले सालों का डेटा देखेंगे, खास तौर पर साल 2020 और 2021 का, तो उसमें साफ दिख जाएगा कि जहां पर कई कंपनियों का ग्राफ गिर रहा है, वहीं पर HCL टेक्नोलॉजीज का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, जो ये साबित करता है कि ये कंपनी गिरने की बजाय और ज्यादा मजबूत हुई थी। पर जैसा कि अब तक करते आए हैं, इसका भी 10 सालों का डेटा देखते हैं ताकि इसकी ग्रोथ का सही अनुमान लग सके। आखिर सिर्फ 2-3 सालों से क्या होता है? तो यहाँ पर 10 साल पहले इसका एक शेयर 250 रुपए के आसपास हुआ करता था। आज ये 1100 रुपए के आसपास है। और मजेदार बात यह है कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है भी नहीं।
यानी अभी ये थोड़ा डाउन हुआ है और आगे जाकर ये फिर से चढ़ सकता है। हालांकि ये होता कब है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर अगर आप सोच ही रहे हैं इसे लॉन्ग टर्म के तौर पर रखने का, तो इतना तो है कि ये फिर से अपने हाईएस्ट पॉइंट को तो टच करेगा ही। इसके अलावा कंपनी किसी कर्ज में नहीं है, यानी ये अपना पूरा पैसा सिर्फ अपनी ग्रोथ में लगाएगी। साथ ही में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती है, और अगर आप इसका ईपीएस देखेंगे तो इसके स्टॉक्स के प्राइसेस की तरह ही इसका ईपीएस भी हाई हो रहा है। अब आगे बढ़ें, इससे पहले आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या स्टॉक के प्राइस और ईपीएस अलग-अलग चीजें होती हैं? अगर नहीं, तो ऐसा क्यों बोला गया है कि स्टॉक्स के प्राइस बढ़ रहे हैं और ईपीएस भी? यानी क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन ईपीएस नहीं? तो जी हां, ऐसा पॉसिबल है। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं ताकि आपको एक और कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी हर शेयर पर आपकी कितनी अर्निंग हो रही है। तो अगर ये ज्यादा होती है तो ये ऑब्वियसली एक अच्छी बात है, जो कि तभी पॉसिबल है जब शेयर के प्राइस बढ़ रहे हो। वहीं पर जब शेयर के प्राइस कम हो जाएंगे तो इससे होने वाली अर्निंग भी कम हो जाएगी। पर कई कंडीशंस में ईपीएस कम भी हो सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो मार्केट में अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिससे इसके स्टॉक्स के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, जिसके लिए ऑब्वियसली वो खर्च भी करेगी। तो इस पीरियड के दौरान आपको मिलने वाला ईपीएस कम हो जाएगा, पर कंपनी के पॉजिटिव ग्रोथ और सेंटिमेंट्स को देखते हुए इसके स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। इसलिए ऐसा भी पॉसिबल है कि स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ते हुए भी ईपीएस कम हो सकता है। हालांकि वो केस यहाँ नहीं है। ये तो बस आपको समझाने के लिए बताया गया था, पर इससे आपको इतना समझ आ गया होगा कि कैसे HCL टेक्नोलॉजीज आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। वाह, मुझे एक और बढ़िया अवसर मिल गया इन्वेस्टमेंट का। हाँ बिल्कुल, पर अभी खुश मत हो, अभी भी एक और जगह है जहां पर तू इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, वो कहां पर? उसके लिए तुझे बैंक चलना होगा। तो चलते हैं बैंक में। HDFC बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें लाखों लोगों के अकाउंट्स हैं और लाखों लोग सेवाएं लेते हैं। पर क्या ये इतना बड़ा है कि आप इसके स्टॉक्स को खरीदने का कंसिडर कर सकते हैं? तो यही जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, HDFC बैंक इस देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और देश का 11वां सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जो 1994 में स्थापित हुआ था और तब से लेकर आज तक लगातार अपनी सर्विसेज दे रहा है। इसके पूरे देश में लगभग 8000 ब्रांचेस हैं, यानी आप देश में लगभग कहीं पर भी हों, आपको HDFC का एक ना एक बैंक जरूर मिल जाएगा। इसलिए पब्लिक भी इससे अधिकतर खुश रहती है। दूसरा, इसकी सर्विसेज जैसे नेट बैंकिंग, ATM बैंकिंग एक्सपीरियंसेस बहुत यूजर फ्रेंडली है। इसलिए इसमें अकाउंट खुलवाना लोगों को कई तरह के बेनिफिट्स देता है। पर ये सब बातें तो उनके लिए जरूरी हैं जो इसमें अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। आप जो कि इन्वेस्टर्स हैं, आपके लिए तो ये जानना जरूरी है कि इन सब बातों का मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि ये बैंक काफी बड़ा है और बहुत स्टेबल है, और अगर कभी कोई गिरावट देखने को मिल भी जाए तो जल्दी ही ये अपने आप को रिकवर करने में भी काबिल है। इसके बारे में डिटेल में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल तो आपको ये जानना जरूरी है कि HDFC बैंक पब्लिक के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी चॉइस बनकर उभर रहा है। इसके लिए इसके डेटा पर गौर करते हैं। तो 10 साल की ग्रोथ में इसने दिखाया है कि कैसे ये उतार चढ़ाव को सहन कर रहा है। हालांकि आपको इसके ग्राफ्स में वो स्मूथनेस नहीं मिलेगी, पर ग्रोथ इसमें भी बाकियों की तरह ही देखने को मिलेगी, यानी कि पॉजिटिव। अब कुछ लोग हैं जो ये इसके साथ साथ एक और स्टॉक के बारे में सोच सकते होंगे, जो है HDFC का ही, पर वो HDFC बैंक का स्टॉक नहीं है, वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो क्या ये एक सही स्टॉक है? तो वैसे तो जब आप निफ्टी 50 देखेंगे तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस HDFC बैंक से ऊपर दिख सकता है, पर जब आप उसका 10 साल का डेटा देखेंगे तो उसमें आपको इतने उतार चढ़ाव दिखेंगे कि आप एक सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए इसकी कैसे अप्रोच रहने वाली है।
इसलिए ऐसे में HDFC बैंक आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि 10 साल पहले इसके एक शेयर का प्राइस करीब 300 रुपए था, जो अब 1600 रुपए तक जा चुका है। हालांकि करीब 2 साल पहले ही ये बहुत जोर से गिरा था, यानी अभी के प्राइस का आधा। पर उस समय आपको याद होगा कि क्या था, यानी कोविड, और उस समय पूरा मार्केट ही डाउन जा रहा था। इसलिए बहुत रेयर ही था किसी कंपनी का इस दौरान अपने आप को ग्रो करवाना। हालांकि आपको बाद में मालूम पड़ जाएगा कि इसमें भी एक ऐसा स्टॉक था जो ग्रो किया था, पर उसकी बातें अगले एपिसोड में करेंगे। अभी तो ये देखना चाहिए कि ऐसी गिरावट के बावजूद HDFC बैंक पहले से भी स्ट्रांग होकर ऊपर उठा है। इसीलिए इतना है कि ये बहुत पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने वाला है। दूसरी बात, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड मर्ज होने वाले हैं, जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। शायद आपने भी सुना हो और फिर ये भी देखा हो कि इस न्यूज के आने के बाद से स्टॉक के प्राइस अचानक से बढ़ गए थे। हालांकि मर्ज होने के बाद इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है, उसका किसी को भी नहीं पता है। यही कारण है कि लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, जिससे आप एक सटीक आइडिया नहीं लगा पाएंगे, जिसके चलते आगे इसके बारे में अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। पर बहुतों का मानना है कि मर्ज करने से इसके स्टॉक्स को फायदे होने के चांसेस हैं। आखिर तभी तो ये मर्ज करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का CAGR भी अच्छा है, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि 20% है और इसकी ग्रोथ का एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो इन सभी बातों से ये जरूर निकल कर आता है कि आप HDFC बैंक में भी इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। यार, ये सब बातें सुनकर तो मेरा भी इंटरेस्ट HDFC बैंक में आ चुका है। क्या अकाउंट खोलने का? नहीं, शेयर लेने का। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी अभी तक HDFC बैंक ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है और इसके मर्ज होने के बाद इसकी ग्रोथ और तेजी से हो सकती है। आखिर कोई लॉस में जाने के लिए थोड़ा ही ना मर्ज करेगा, क्यों? हाँ, ये बात भी सच है। बाकी ये तो लॉस में आने के बाद भी तेजी से उठ गया था। हाँ, उस वक्त कोविड था। वैसे इससे एक बात याद आई, एक ऐसा भी स्टॉक है जो दूसरे सभी स्टॉक से सबसे हटकर चलता है। क्यों नहीं, अब उसी को जानते हैं। दोस्तों, अभी तक जितनी भी कंपनियों या स्टॉक्स की बात हुई है, उन सभी के बारे में आपने ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो सुना ही होगा। यानी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस कंपनी के बारे में बात की जा रही है। हाँ, इतना जरूर होगा कि आपको उनके बारे में डिटेल में नहीं पता होगा, जो अब आपने जान भी लिया है और अब जानने के बाद आपका उन पर ट्रस्ट भी बन गया होगा। पर कई स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी नजरों के सामने या तो आ नहीं पाते हैं या आकर भी छुपे रह जाते हैं और आपको इनका जरा भी आइडिया नहीं होता है कि ये हैं तो क्या हैं, क्या करते हैं और इनकी क्या परफॉर्मेंस है। और इसमें किसी की गलती भी नहीं है। आखिर कैसे किसी को पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स देखने चाहिए और कौन से नहीं? पर यह गलती आपको तब चुभती है जब इनके बारे में आपको बाद में पता चलता है, जब ऐसे ही स्टॉक्स ऑलरेडी मार्केट में काफी ऊपर चढ़ चुके होते हैं। इसलिए ऐसी गलती बार बार ना हो, तो इसके लिए एक ऐसा ही स्टॉक है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये स्टॉक है JB केमिकल्स। अब शायद सभी लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो कि ये कंपनी क्या करती है, इसके स्टॉक्स की क्या वैल्यू है और अभी तक कैसा परफॉर्म कर रही है, एटसेट्रा। कारण ये है कि ये कंपनी लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा नहीं आती है जितना टाटा या टाइटन आते हैं। साथ ही में ये जिस सेक्टर की कंपनी है उसके बारे में भी लोग बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। पर अब आपको इसके बारे में मालूम पड़ गया है तो शायद आपको एक कहावत याद आ जाए कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टॉक ऐसा ही है जिसकी शायद आपको तलाश होगी। अब ऐसा क्यों? तो बिना देरी किए JB केमिकल्स के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में बातें करते वक्त मेनली फोकस ये रहेगा कि ये कंपनी क्या करती है और इसके स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो JB केमिकल्स जो असल में कोई नई कंपनी नहीं है, बल्कि भारत की एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स को बनाने के लिए जानी जाती है। हालांकि ये कुछ दूसरे तरह के केमिकल्स को भी प्रोड्यूस करती है और यही करते हुए ये कंपनी बहुत आगे बढ़ चुकी है। इतना कि दूसरे देश के लोगों की भी इस पर नजरें हैं।
फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि कुछ साल पहले ही यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी ने इसका 50% से भी ज्यादा स्टॉक्स एक्वायर कर लिया था। ये होने से इसको बड़ा फायदा हुआ, वो ये कि ये न्यूज आते ही इसके स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर चढ़ गए थे। पर सवाल यह आता है कि यूएसए की कोई कंपनी क्यों इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है? अब इसका कोई तो कारण होगा ही। तो कारण है इसका बेहतरीन परफॉर्म करना। इसके लिए सिर्फ इसकी ग्रोथ देखते हैं, जो आपको इसकी परफॉर्मेंस का आइडिया देने के लिए बहुत है। तो अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आपको लगने लगेगा कि यूएसए की कंपनी का यह डिसीजन उतना भी हैरान कर देने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह बाकी कंपनियों ने कुछ 100% का ही ग्रोथ रेट दिखाया है, इस कंपनी ने इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर और दूसरों को रेस में पीछे पछाड़ते हुए करीब 2000% तक का ग्रोथ रेट दिखाया है। आपको लग रहा होगा कि ये एक मजाक है, पर नहीं, ये बिल्कुल सच है। असल में जब आप इसका 10 साल का डेटा देखेंगे, यानी साल 2013-14 से 2023 तक का, तो जहां पर उस वक्त इसके एक शेयर का प्राइस करीब 100 या उससे कम रुपए में आपको देखने को मिलता था, आज यही शेयर का प्राइस करीब 2000 या इससे भी ज्यादा ऊपर जा चुका है, यानी करीब करीब 2000% तक की शानदार ग्रोथ। और आपको अगर ध्यान हो कि करीब 2-3 साल पहले ही बड़ी आपदा एक पेंडेमिक आया था, जहां पर पूरा मार्केट डाउन हो चुका था, वहां पर भी इसने कोई गिरावट नहीं देखी थी। इनफैक्ट इसके ऑपोजिट आप देखेंगे कि असल में उसी दौर में इसने उल्टा पासा खेलना शुरू किया था, यानी उसी दौर में इसने असली ग्रोथ दिखाई थी। इसलिए इसकी ग्रोथ अभी तक बाकी के स्टॉक से बहुत इंटरेस्टिंग रही है। पर हैरानी की बात सिर्फ ये नहीं है कि कंपनी ने ऐसी ग्रोथ दिखाई है। हैरानी की बात तो यह है कि कंपनी लगातार नए नए मुकाम को छूती जा रही है, क्योंकि रिसेंटली ही इसने एक नई पीक हासिल की है। इसलिए जेबी केमिकल्स आपके लिए बहुत ही नए तरह का स्टॉक हो सकता है, जो आपके पोर्टफोलियो को अलग भी बनाएगा, और शायद ये भी हो जाए कि आगे जाकर इसी से आपको बहुत तरह तरह के प्रॉफिट्स और रिवॉर्ड्स भी मिलें। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई कंपनी होगी जो इतनी स्ट्रॉन्ग रेट से ग्रोथ दिखा रही होगी। इसलिए तो कहता हूं दोस्त कि जो तू अपनी डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, चाहे वो गाड़ी हो या मेडिसिन, उन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ यार, मैं अभी से ऐसा करना शुरू कर देता हूँ। वैसे भी बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। बस दुख तो इस बात का है कि अगर मुझे पहले से पता होता तो अब तक काफी कुछ पा चुका होता। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा मेरे दोस्त। हाँ वो तो है, पर मुझे अब कोई और कहावत मत सुनाना। मुझे तो